अध्याय 341 वान डोंगचिंग को गुस्सा आ गया। ली यू से टकराने का मतलब था कि बस चले जाना, अब कोई विकल्प नहीं था। इसलिए शेन मियामियान केवल अनिच्छा से सिर हिला सकता था। मेरे पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, बस पास से गुजर रही थी। बड़े भाई वह बहुत व्यस्त होंगे, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, उसने कहा। यदि आप पहले से ही यहाँ हैं तो अंदर क्यों नहीं आते? उद्धरण चिन्ह। ली यू ने लायू एंटरप्राइज शब्दों से सजे कारखाने के प्रवेश द्वार पर नजर डाली। उसकी आंखों में समझ की झलक दिखी। छोटी बच्ची कुछ डरी हुई लग रही थी, हालांकि इसका मतलब समझ में आता था। उसने सोचा कि जब पहली बार इतने बड़े उद्यम का सामना करना पड़ेगा तो वह स्वयं थोड़ा डरपोक होगा। वह उसे बाहर नहीं बुलाना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे पीछे अंदर आओ, वह अभी इतना व्यस्त नहीं है। इसके साथ ही उसने लापरवाही से अपनी कार की चाबियां दरबान को सौंप दीं और आगे बढ़ गया। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल की झिझक के बाद वह फिर भी ली यू के पीछे पीछे अंदर चली गई। कार्यालय एक अलग मंजिल पर था, श्रमिकों की दुकान के समान इमारत में नहीं, और चूंकि यह काम का समय था, उसने किसी भी कारखाने के कर्मचारी को नहीं देखा। ली यू अपने सामान्य लंबे डग भरते हुए आगे बढ़े। उसे टिकने के लिए संघर्ष करते देख उसने अपनी गति धीमी कर दी। शेन मियामियान की घबराहट को कम करने के लिए उन्होंने बातचीत शुरू की। इस सेमेस्टर के बाद आप शहर के हाई स्कूल में जाएंगे, है ना? क्या आप फर्स्ट मिडिल स्कूल में दाखिला लेने के बारे में आश्वस्त हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं हूँ, मियामियान ने झूठी विनम्रता के बिना उत्तर दिया, ये जानते हुए कि उसने 3 विषयों में कई बार टॉप किया है। ली यू ने भी इसके बारे में सुना होगा, अन्यथा दिखावा करना बहुत ज्यादा होता। वह अपनी योजनाओं से पीछे नहीं हटी। हालांकि मैं फर्स्ट मिडिल स्कूल में जाने की योजना नहीं बना रही हूँ। मैं शायद सेकंड या थर्ड मिडिल स्कूल के बीच चयन करने जा रही हूँ। क्यों? उद्धरण चिन्ह। ली यू उत्सुक थी। इस लड़की के विचार सचमुच अनोखे थे। अन्य लोग फर्स्ट मिडिल स्कूल में प्रवेश पाने के लिए कुछ भी करेंगे। बहुत से लोग अपने बच्चों को अंदर लाने के लिए तार तार कर देते हैं और पिछले दरवाजे ढूंढ लेते हैं। ये तथ्य कि वह स्पष्ट रूप से सक्षम जाना नहीं चाहती थी, विचित्र था। शेन मियामियान ने कहा, फर्स्ट मिडिल स्कूल बहुत सख्त है, वहाँ शायद ही कोई निजी समय होता है। फर्स्ट मिडिल स्कूल में न जाने का यही मुख्य कारण था। वह न सिर्फ पढ़ना चाहती थी बल्कि पैसा भी कमाना चाहती थी। दूसरे या तीसरे मिडिल स्कूल में जाने से उसकी पढ़ाई या पैसे कमाने की क्षमता में कोई बाधा नहीं आएगी। ली यू और पूछने ही वाला था, लेकिन वे पहले ही कार्यालय के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। अंदर की आवाजें सुनकर उसने दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश करने से पहले शेन मियामियान को दरवाजे पर चुप रहने का संकेत दिया। वान डोंगचिंग बोल रहे थे। ली यू को प्रवेश करते देख वह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुका। उन्होंने कहा, मुझे वापस जाना चाहिए और निर्णय लेने से पहले शिपिंग के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। न तो हे नान और न ही रुआन यांग ने कोई राय दी। चूंकि ली यू वहां थे और वान डोंगचिंग उनके बहनोई थे, इसलिए ली यू को कॉल करना सबसे अच्छा लगा। उनके विचारों को स्पष्ट रूप से समझते हुए ली यू ने अपनी पतलून सीधी की, हे नान के बगल में बैठ गया और अचानक गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम वापस जाओ और मेरी बहन के साथ इस पर चर्चा करो। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वह चुप हो गए। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। वान डोंगचिंग बहुत खुश नहीं दिखे। उन्हें लगा कि ली यू ने उन्हें सबके सामने कोई चेहरा नहीं दिया और बहनोई के रूप में उनके लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। स्थिति के बारे में पूछे बिना ही उन्होंने वह टिप्पणी कर दी थी।
ये स्पष्ट था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे नीची दृष्टि से देखा जा रहा है। ये देखकर कि हे नान और रुआन यियांग भी चुप थे और कोई भी उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रहा था, वान डोंगचेंग अब और नहीं रुक सका। वह खड़ा है, उन्होंने कहा। आप लोग बात करें, मैं पहले वापस जाऊंगा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने दरवाजे पर एक सुंदर युवा लड़की को देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे कुछ हद तक परिचित पाया, फिर भी उसे शेन मियामियान के रूप में नहीं पहचाना। वह कुछ देर रुका, फिर गहरे भाव के साथ चला गया। शेन मियामियान ने यहाँ वान डोंगचेंग से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं करते हुए पलकें झपकाईं। उसे याद आया कि वान डोंगचेंग ने ली परिवार के सहयोग से अपना भाग्य बनाया था। उनकी अभिव्यक्ति से पता चलता है कि उनके विचारों से असहमति अवश्य रही होगी। अध्याय 342। एक छोटी लड़की भाई नान की तलाश कर रही है। इससे पहले कि रुआन यियांग ने समझाने की पहल की, कार्यालय एक पल के लिए चुप हो गया। ली यू, आपके बहनोई का मतलब है कि वह एक छोटे व्यवसाय के मालिक के रूप में अपनी दुकान खोलने के लिए हमसे सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने की योजना बना रहे हैं। हम सिर्फ उसके लिए नियम नहीं तोड़ सकते। रुआन यियांग मूल रूप से निवेश परियोजनाओं की तलाश में लिचेंग आए थे, और जब उन्हें हे नान और ली यू के एक हाई एंड ब्रांड लॉन्च करने के फैसले के बारे में पता चला, तो उन्होंने निवेश करना चुना। ये बिल्कुल सही समय था क्योंकि लायू को वित्तपोषण की आवश्यकता थी। हालांकि उनके पास केवल 20% शेयर थे, फिर भी मामलों में उनका कुछ अधिकार था। ब्रांड अभी शुरुआत ही कर रहा था। वे किसी एक व्यक्ति को योजना में बाधा नहीं डालने दे सकते थे। हमें उससे निपटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अपने बहनोई का जिक्र होता था तो ली यू को बहुत गुस्सा आता था। वह अपनी क्षमताओं पर विचार किए बिना हमेशा बहुत ऊंचे लक्ष्य रखता है। वह सोचता है कि वह प्रतिभाशाली है और रातों रात सफलता हासिल करना चाहता है। यदि यह उसकी बहन के कठिन जीवन के लिए नहीं होता, तो वह वान डोंगचेंग से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि वह वान डोंगचेंग को शामिल करेगा। भाई नान को हमेशा भाई भतीजावाद और पिछले दरवाजे से लेन देन पसंद नहीं था। उसके बिना क्या वान डोंगचेंग को स्टोर मैनेजर बनने का मौका मिलता? तो क्या हुआ यदि वह विश्वविद्यालय स्नातक होता? वास्तविक योग्यता के बिना एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बेकार है। रुआन यियांग ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हारे जीजाजी को वास्तव में सख्त होने की जरूरत है। तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है। वह ऐसे लड़के के साथ कैसे पहुंची? उद्धरण चिन्ह। सच कहा जाए तो उसने वान डोंगचेंग में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो ली शिपिंग के योग्य हो। ली यू ने आधी गंभीरता से और आधे मजाक में आह भरते हुए कहा, भाई नान इसके लिए बहुत दोषी हैं। अगर भाई नान ने सेना से छुट्टी मिलने के बाद मेरी बहन से जल्दी मुलाकात की होती, तो उसे वान डोंगचेंग ने कभी धोखा नहीं दिया होता। उसके शब्द गिरे ही थे कि हे नान ने उस पर कातिलाना नजर डाली। उन्होंने तुरंत समझाया, मुझे गलत मत समझो। मेरा मतलब ये है कि अगर मेरी बहन ने भाई नान जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को देखा होता, तो वह वान डोंगचेंग को दूसरी बार नहीं देखती। एक बार जब किसी ने बाज को देख लिया, तो उनकी आंखों में कौवे के लिए जगह कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। ओह! रुआन यियांग ने आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझ गया हो। लेकिन ली यू को कुछ याद आया और उसने अचानक अपना माथा पीट लिया। मुझे देखो, मैं वान डोंगचेंग पर इतना पागल हो गया था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया। वह हे नान की ओर मुड़ा। भाई नान, एक युवा महिला आपको ढूंढ रही है। एक युवा महिला भाई नान की तलाश कर रही है। उद्धरण चिन्ह। रुआन यियांग तुरंत उत्सुक होकर हे नान की ओर मुड़ा। चूंकि वह छोटा था,
इस लड़के की कभी कोई महिला मित्र नहीं थी। क्या समय बदल गया था? पिछली बार उसने मई दिसंबर में दोस्ती की थी और अब एक युवा महिला उसे ढूंढने आ रही है। हे नान की भौहें ऊपर उठीं जैसे उसने कुछ अनुमान लगाया हो। वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ली यू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मियामियान, अंदर आओ। शेन मियामियान कुछ देर से दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि ली यू उसके बारे में भूल गई थी और 3 लोगों की बातें सुनते हुए वह बीच में नहीं आना चाहती थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि ली यू उसे कब याद करेगी, उसने उसे पुकारते हुए सुना। उसने हे नान की ओर घूरकर देखते हुए कदम रखा। बड़े भाई वह। मम्मा, उन्होंने नान ने उदासीनता से जवाब दिया, इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता। रुआन यियांग ने जिज्ञासा से जलते हुए पूछा। युवा महिला, क्या हम पहले मिल चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने शेन मियामियान को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह युवती सचमुच सुंदर थी। ऐसे चेहरे के साथ वह फिल्मों में आ सकती हैं, लेकिन करीब से देखने पर उसे वह परिचित लगी। ये ध्यान में रखते हुए कि वह लंबे समय तक लिचिंग में नहीं था, उसे उससे पहले नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी वह इतनी परिचित लग रही थी। हमारे पास है, शेन मियामियान ने संकोचपूर्वक स्वीकार किया। सब्जी बाजार में जो एक छोटा भिखारी जैसा दिखता था, वह मैं था। ये तुम थे? रुआन यियांग ने केवल लापरवाही से पूछा था। यह उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में मिले थे। पिछली बार शेन मियामियान के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े खराब लग रहे थे, जिससे वह अब बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। यही कारण है कि उसने नहीं सोचा था कि वह वही व्यक्ति हो सकती है। अध्याय 343। पागल आदमी के साथ लड़ाई का क्या मतलब है? रुआन यियांग की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर शेन मियामियान ने शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहा, पिछली बार एक छोटी सी घटना हुई थी। रुआन यियांग ने हंसते हुए कहा, आपका एक पागल से झगड़ा हो गया, है ना? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह एक बूढ़ी औरत वास्तव में एक युवक द्वारा छेड़ा जा रहा था। तुम किस पागल से लड़े? ली यू ने पूछा। उसकी आंखों में गपशप की चमक भी झलक रही थी। ये कब हुआ? मुझे इसके बारे में कुछ कैसे नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। उसने उसे मानव तस्करों से बचाया था। वह उसे किसी पागल द्वारा परेशान नहीं होने दे सकता था। शेन मियामियान ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। वह वास्तव में उस दिन जो हुआ उसे दोबारा सामने नहीं लाना चाहती थी। ली यू अभी भी गपशप में उलझना चाहता था, लेकिन हे नान ने उस पर ऐसी नज़र डाली कि वह चुप हो गया। दोषी महसूस करते हुए उसने अपनी नाक को छुआ और सोच समझकर रुआन यियांग को अपने साथ बाहर ले गया। कार्यशाला में कुछ स्थिति है, मेरे साथ आओ और देखो। रुआन यियांग एक तेज व्यक्ति था और स्वाभाविक रूप से उसके इरादे को समझता था। उसने मुस्कुराने और ली यू के साथ बाहर निकलने से पहले ही नान पर एक महत्वपूर्ण नज़र डाली। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, ली यू ने उत्सुकता से पूछा, चलो मुझे बताओ क्या हुआ? तुम इस लड़की से कब मिले? उद्धरण चिन्ह। पहले आप मुझे बताएं कि वह कौन है। रुआन यियांग ने एक व्यवसायी की प्रकृति का प्रदर्शन किया, जो किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहता था। गपशप करने के लिए तैयार था, लेकिन केवल वह प्राप्त करने के बाद जो वह पहले जानना चाहता था। वह भाई नान द्वारा प्रायोजित एक गरीब छात्रा है, एक बहुत ही चतुर युवा लड़की। भाई नान ने कहा कि उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, इसलिए वह उसे एक छोटी बहन की तरह मानता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ली यू ने हे नान और शेन मियामियान के बीच संबंधों को सरल बनाते हुए सच्चाई को कल्पना के साथ मिलाया। भाई नान कब इतने परोपकारी रहे हैं?
रुआन यियांग ने ली यू के खाते पर सवाल उठाया। क्या वह नहीं जानता था कि हे नान किस तरह का व्यक्ति था? वे बचपन में नंगे बदन एक साथ बड़े हुए थे, और जबकि भाई नान एक गरीब छात्र को प्रायोजित कर सकते थे, वह अकेले में उसके इतने करीब नहीं जाते थे। ली यू निश्चित रूप से पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी। क्या आप और मैं भाई नान के विचारों को समझने में सक्षम हैं? यदि हम ऐसा कर सकते, तो क्या वह अभी भी स्वयं होते? ली यू ने अलंकारिक प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ जवाब दिया। रुआन यियांग के पास जवाब में कोई शब्द नहीं थे। ठीक है, जल्दी बताओ, शेन मियामियान के एक पागल से लड़ने का मामला क्या है? ली यू ने आग्रह किया। क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी तक इस लड़की को क्यों नहीं पहचाना? उस दृश्य को याद करते हुए रुआन यियांग ने इसे काफी मनोरंजक पाया। उसने एक छोटी भिखारी की तरह कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। मैंने ईमानदारी से सोचा कि वह एक छोटी सी भिखारी थी। वह गलती से भाई नान से टकरा गई थी, और मुझे यहाँ तक लगा कि वह कोई घोटाला करने की कोशिश कर रही थी। अगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि हे नान और शेन मियामियान एक दूसरे को जानते हैं, तो उसने उसे कुछ पैसे दिए होते। जब ली यू ने उसे शेन मियामियान को एक छोटे भिखारी के रूप में वर्णित करते हुए सुना, तो उसने अपनी आंखें घुमाईं और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आप बीजिंग के एक सज्जन, सांसारिक कष्टों से अनभिज्ञ होकर अच्छा खाना और कपड़े पहनना चाहिए। आपको शायद एहसास भी नहीं है, आपके कपड़ों की कीमत पूरे परिवार का वार्षिक खर्च हो सकती है। बोलने के बाद वह रुआन यियांग को पीछे छोड़ते हुए चला गया। रुआन यियांग उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह थोड़ा हैरान था। सब कुछ ठीक था, और वे सभी खुशी खुशी एक साथ गपशप कर रहे थे। उसने शेन मियामियान को महज एक छोटा भिखारी समझ लिया था। फिर अचानक गुस्सा क्यों? शेन मियामियान वास्तव में उस समय एक छोटे भिखारी जैसा दिखता था। युवा लड़की के इस तरह के बचाव से रुआन यियांग और भी निश्चित हो गया कि हे नान और शेन मियामियान के बीच का रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना ली यू ने वर्णित किया था। ली यू निश्चित रूप से पहले ईमानदार नहीं थे। ये लड़की न केवल हे नान के करीब थी, बल्कि उसका ली यू के साथ भी अच्छा रिश्ता होना चाहिए। ऐसा लगता था कि लिचेंग में भाई नान के 2 वर्षों के दौरान बहुत कुछ हुआ था। अध्याय 344। धन्यवाद भाई हे। इन दी ऑफिस, ही नान मोशनड फॉर शेन मियानमिंग टू सिट डाउन, poured her a cup of hot water, and bent down to sit opposite her. शेन मियामियान ने कप से पानी का एक घूंट लिया और सोचा कि क्या उसे हे नान को अलविदा कह देना चाहिए। उसने सोचा कि उसे अपनी छोटी छोटी बातों से परेशान न करना ही बेहतर होगा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने भौहें उठाईं और पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं। शेन मियामियान ने दोनों हाथों से कप पकड़कर अपना सिर हिलाया। लू सियुआन बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। हे नान ने सिर हिलाया और धीरे से गुनगुनाया। फिर उदासीनता से पूछा, अंतिम परीक्षाएं आ रही हैं, और आप अभी भी हाई स्कूल में हैं। आप व्यवसाय को वैसे ही जारी नहीं रख पाएंगे जैसे ये चल रहा है। क्या आपने कोई योजना बनाई है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या उसे उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करनी चाहिए, या उसकी बुद्धिमत्ता की? जिस क्षण से वह बैठी, उसने उससे यह नहीं पूछा कि वह वहाँ क्यों थी। फिर उसने जो सवाल पूछा वह तुरंत दिमाग में आ गया। वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। अब जब विषय सामने आ गया है, तो शेन मियामियान ने सच्चाई को चुनते हुए पीछे नहीं हटे। बिग ब्रदर हे सियुआन और मैंने इस पर चर्चा की है, और विशेष रूप से ग्रामीण कृषि उत्पादों को बेचने के लिए शहर में एक दुकान खोलने का फैसला किया है। हे नान ने कहा,
ये दीर्घकालिक व्यवसाय नहीं है, लेकिन अस्थायी रूप से कुछ त्वरित पैसा कमाना कोई समस्या नहीं है। बिग ब्रदर वह वास्तव में चतुर था। उसने तुरंत फायदे और नुकसान बता दिए। सियुआन और मैं अभी भी छात्र हैं। हमारे पास ज्यादा समय या क्षमता नहीं है, इसलिए हमने बाद में व्यवसाय बदलने के लिए धीरे धीरे कुछ पैसे बचाने के बारे में सोचा। क्या आपको अभी तक कोई अच्छा स्थान मिला है? उसने नान से पूछा। अभी नहीं, शेन मियामियान ने अपना सिर हिलाया। सबसे अच्छी जगह सब्जी मंडी के पास होगी, लेकिन वहाँ कोई जगह उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसा था भी, तो वह और लू सियुआन, जो कि बस कुछ बच्चे हैं, इसे सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी उम्र एक बाधा होती है। जब लोग देखते हैं कि आप बच्चे हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि आप बस खिलवाड़ कर रहे हैं और किराया नहीं दे सकते। ऐसी अन्य संभावित समस्याएं भी हैं जिन्हें अन्य लोग सोच सकते हैं कि बच्चे संभाल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, यदि व्यवसाय अच्छा चलने लगे, तो ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है, और इससे सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे अब, उनका साप्ताहिक कारोबार इतना अच्छा है। बाजार के कुछ विक्रेता ईर्ष्यालु हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वे केवल सप्ताहांत पर ही अपना स्टॉल लगाते हैं, इसलिए बाकी लोग फिलहाल इसे बर्दाश्त करने में सक्षम हैं। हे नान ने अपने चाय के कप से एक घूंट लिया और उदासीनता से कहा, इसमें जल्दबाजी मत करो। मैं अगले कुछ दिनों में एक उपयुक्त स्थान की तलाश में आपकी मदद करने के लिए कुछ समय लूंगा। शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद, बिग ब्रदर है। उसने मना नहीं किया और उदारतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया। उसे वास्तव में हे नान की मदद की जरूरत थी। उसके अंदर कदम रखने से ऐसा लगा मानो कोई सुरक्षा कवच हो। तब अधिकांश लोग परेशानी पैदा करने का साहस नहीं करेंगे। मम्मा, हे नान ने सिर हिलाया। फिर अचानक पूछा, क्या कुछ और है जिसमें तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिस चीज में उसे उसकी मदद की जरूरत थी, उसने पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी थी। वह और क्या कह सकती थी? इस पर विचार करने के बाद उसने कहा, नहीं, बस इतना ही। हे नान ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछताछ करना जारी रखा और शेन मियामियान ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डालते हुए वह उठ खड़ा हुआ। देर हो रही है, तुम लोगों को जल्दी वापस जाना चाहिए। दो नाबालिगों को बहुत देर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुरक्षित नहीं है। शेन मियामियान भी जाने की योजना बना रही थी, और यह सुनकर वह तुरंत खड़ी हो गई। बड़े भाई, तो मैं पहले वापस जाऊंगी। बोलने के बाद वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चल दी। एक सेकंड रुको, उसने अचानक उसे पुकारा। क्या गलत? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने असमंजस में अपना सिर घुमाया। तभी उसने देखा कि वह अपने पतले होठों को आपस में दबा रहा था और अजीब निगाहों से उसकी पैंट की ओर देख रहा था। She looked down at her pants curiously, and her mind buzzed as if struck by lightning, leaving her petrified in place. अध्याय 345 हिलना मत। शेन मियामियान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मासिक धर्म अचानक आ जाएगा। खासकर ऐसी स्थिति में, उसे स्पष्ट रूप से याद था कि अपने पिछले जीवन में उसे 17 वर्ष की होने तक मासिक धर्म नहीं आया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस जीवन में बहुत अच्छी तरह से जी रही थी? उसका रिश्तेदार जल्दी आ गया, और हे नान के ठीक सामने। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पिछले जीवन में जब भी उसका मासिक धर्म आता था, तो यह इतना दर्दनाक होता था कि उसे लगता था जैसे वह मर रही है। लेकिन इस बार यह निरीक्षण दौरे पर एक अधिकारी की तरह ही विवेकपूर्ण था। इस समय शेन मियामियान की इच्छा थी, बिल्कुल एक गीत के बोल की तरह,
कि वह एक तितली में बदल जाए, किसी के साथ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि उड़ जाने के लिए, क्योंकि वह अब हे नान का सामना नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी अभिव्यक्ति को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसका चेहरा और अधिक गर्म हो गया। हालांकि उसके पास दर्पण नहीं था, वह जानती थी कि उसका चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल होना चाहिए। अचानक उसकी ओर बढ़ने से पहले वह नान शायद कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। शेन मियामियान कांप उठा और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, हिलना मत। शेन मियामियान ने तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं की। वह वहीं अकड़ी हुई खड़ी थी। उसके पैरों को ऐसा लग रहा था मानो वे उसके अपने नहीं हैं। वह भाई, हम, उद्धरण चिन्ह। इस समय हे नान ने अपनी भावनाओं को समायोजित कर लिया था। उसका आचरण पहले से ही काफी शांत था। वह उसके सामने खड़ा हो गया और अपना कोट उतारकर उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया। फिर वह बाहर चला गया और जल्द ही गीला तौलिया लेकर वापस आया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने सोफे पर उसके द्वारा छोड़े गए निशान को मिटा दिया था। ये देखकर कि उसका चेहरा अभी भी इतना लाल था मानो खून बहने वाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पॉज बटन दबा दिया हो। काफी देर तक हिल नहीं रहा हो। फिर उसने अपने होंठ भींचे और कहा, शर्मिंदा मत होइए, यह एक सामान्य शारीरिक स्थिति है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने सख्ती से सिर हिलाया। ठीक है, वह कैसे भूल सकती है? वह केवल 16 वर्ष की थी। हे नान की नज़र में वह अभी भी एक बच्ची थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वह एक बच्ची थी, वह एक बच्ची थी। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं थी। शेन मियामियान अपने मन में खुद को सम्मोहित करती रही और यह कुछ हद तक प्रभावी लग रहा था। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद यह उतना शर्मनाक नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूंगा। तुम सोफे पर बैठो और मेरा इंतजार करो। इससे पहले कि शेन मियामियान जवाब दे पाता, वह किसी समस्या पर विचार कर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्या तुम अब भी चल सकते हो? उद्धरण चिन्ह। मैं कर सकता हूँ। शेन मियामियान ने खाली सिर हिलाया। अगर यह घटना किसी और के साथ घटी होती तो उसे लगता कि मासिक धर्म के दौरान एक लड़की से यह पूछना कि क्या वह चल सकती है एक अजीब मजाक है, लेकिन अब वह बस एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाना चाहती थी। मैं तुम्हें कुछ चीजें खरीदने के लिए बाहर ले जाऊंगा। मम्मा। शेन मियामियान ने सिर हिलाया। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह क्या खरीदने जा रहा है, लेकिन शेन मियामियान को पता था। इस समय कुछ चीजें खरीदने के लिए उसके साथ जाना ही एकमात्र विकल्प था। वह उससे 2 कदम पीछे चली। हालांकि वह तेजी से चलना चाहती थी, लेकिन उसके पैर इतने सख्त थे मानो उनमें भारी पत्थर बंधे हों। वह अभी 2 कदम ही चली थी कि उसे एहसास हुआ कि वह ठीक से चल नहीं पा रही है। बिना कुछ कहे वह अचानक मुड़ा और उसे राजकुमारी की गोद में उठा लिया। अपने जीवन में पहली बार शेन मियामियान ने खुद को इस तरह से ले जाते हुए पाया। उसकी बाँह उसकी मजबूत छाती से टकरा रही थी और ऊपर देखने पर उसने उसका कड़ा हुआ जबड़ा देखा। शर्मिंदगी अपने चरम पर पहुंच गई, लेकिन इससे अनजाने में उसे शांत होना पड़ा। वह अभी भी 16 साल की लड़की थी। भाई को उसे एक बच्चे के रूप में अवश्य देखना चाहिए। चूंकि वह इसके बारे में इतना कैजुअल था, इसलिए उसे भी कैजुअल होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, यह एक सामान्य शारीरिक स्थिति थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शेन मियामियान ने कुछ शांत गहरी सांसें लीं और उसके चेहरे की गर्मी धीरे धीरे कम हो गई।